नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। जापान दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यामानाशी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रदेश को निवेश के लिए देश का सबसे उपयुक्त राज्य बताया। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है और यहां निवेश की अपार संभावनाएं भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने यूपी की प्राकृतिक सुंदरता और संसाधनों की तुलना जापान के यामानाशी प्रांत से करते हुए कहा कि जैसे यामानाशी प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, वैसे ही यूपी भी विकास की नई गाथा लिख रहा है। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बीते 9 सालों में प्रदेश की आर्थिक प्रगति बहुत तेजी से हुई है। उन्होंने दावा किया है कि इस अवधि में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय लगभग 3 गुना बढ़ी है। हालांकि उन्होंने स्वीकार भी किया कि बड़े प्रदेश की चुनौतियां भी बड़ी ही होती हैं, लेकिन सरकार ने इन चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी के साथ द्विपक्षीय बैठक में औद्योगिक निवेश, तकनीकी सहयोग, कृषि प्रोसेसिंग और हरित ऊर्जा पर चर्चा की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक सहयोग को नई दिशा देने और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमति भी जताई है। योगी आदित्यनाथ ने भारतीय समुदाय को निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब दीपोत्सव, महाकुंभ और वैश्विक निवेश का केंद्र बन चुका है। उन्होंने बताया कि पहले कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचे की स्थिति चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन अब सड़कें बेहतर हुई हैं, 24 घंटे बिजली सुनिश्चित की जा रही है। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने यामानाशी हाइड्रोजन फैसिलिटी P2G का भी दौरा किया है और स्वच्छ ऊर्जा तकनीक को समझा है। पहले दिन ही टीम यूपी को लगभग 11,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। कुल मिलाकर 90,000 करोड़ के MOU अब तक साइन हो चुके हैं। इस दौरान कुबोता कॉर्पोरेशन, मिंडा कॉर्पोरेशन, जापान एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री समेत कई कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश अब निवेश के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य है। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में जापान के साथ सहयोग और सिंगापुर से भारी निवेश प्रस्तावों ने उत्तर प्रदेश की आर्थिक दिशा को एक नई गति दी है। यूपी सरकार का लक्ष्य साल 2026 तक कई रणनीतिक क्षेत्रों में कार्बन न्यूट्रल होने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने का है। कुल मिलाकर सीएम योगी का ये विदेश दौरा बेहद ही कारगर साबित हो रहा है, जो यूपी की तस्वीर बदल सकती है। आज बड़ी बहस, इसी मुद्दे पर विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे, बड़ी बहस भी होगी। चर्चा के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जापान दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। 4 दिनों की यात्रा में हम लोगों ने तमाम महानुभावों के साथ मुलाकात की। G2G लेवल की, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल की बैठकें संपन्न की। G2B लेवल की कई बैठकें और B2B लेवल की भी कई बैठकें इस दौरान संपन्न हुई हैं। मेरा मानना है कि दोनों देशों में इन चारों प्रकार की सभी बैठकों को ले लिया जाए तो इन सब को लेकर के लगभग 60 से अधिक ऐसी बैठकें और इस प्रकार के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं जो G2G, G2B, B2B स्तर के संपन्न हुए हैं। 2 बड़े रोड शो, एक सिंगापुर में जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में निवेशक और वित्तीय संस्थानों के चेयरमैन और सीईओ आए थे। एक रोड शो हम लोगों ने कल टोक्यो में किया था और एक रोड शो आज जापान के एक प्रमुख प्रांत यामानाशी में आज संपन्न हुआ है, जिसमें भी निवेशकों की एक अच्छी खासी संख्या, दोनों जगह मिलाकर के अगर देखें तो लगभग 450 से 500 निवेशक और वित्तीय संस्थानों की चेयरमैन और सीईओ इन दोनों कार्यक्रमों में
तो जापान में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार वहां के निवेशकों से, वहां के जो सीईओज हैं कंपनीज के, वो उनसे वहां पर मुलाकात कर रहे हैं। और सीएम योगी का ये जापान और सिंगापुर का दौरा उत्तर प्रदेश के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। अब तक आपको बता दें 90,000 करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। कई ऐसी कंपनीज हैं जो उत्तर प्रदेश में अपना प्लांट लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक करके पहले मेहमानों से आपको परिचय करवा देते हैं। अतुल गहलोत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। अतुल जी बहुत स्वागत आपका। अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। अशोक जी आपका भी बहुत स्वागत। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। शैलेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत। और संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री के तौर पर। संजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। मेहमानों का रुख करूंगी, लेकिन एक सवाल, एक अपडेट यहाँ पर मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह से, जो कि लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, 90,000 करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। हालांकि ये जो पूरा दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का जापान और सिंगापुर का, उत्तर प्रदेश के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। 26 तारीख तक का ये पूरा दौरा था और लगातार जिस तरह से एमओयू साइन हो रहे हैं, कंपनियों के जो सीईओज हैं उनके बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ की जो एक कहा जाए कि जो एक पहचान है, वो हम लगातार देख रहे हैं। कितने ज्यादा प्रचलित है वो उन सबके बीच में। जी हाँ, बिल्कुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी भारत के अलावा बाकी राज्यों में, देशों में हमेशा से देखने को मिली है। विधानसभा के चुनाव में भी हम देखते हैं कि बाकी राज्यों में किस तरह होड़ रहती है उनको लोकसभा चुनाव में, चुनाव के दौरान उन्हें बुलाने की, उनको वहां पर कैंपेनिंग के लिए बुलाने की। उनकी पूरी शीट जो होती है ना, वो भरी रहती है। वजह बिल्कुल यही है कि कई बार वोट टर्नआउट के लिए कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिनके सिर्फ जाने से ही इस तरह की चीजें होती, लेकिन उनका अपना अंदाज, उनकी अपनी जो तरीका है काम करने का, या जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उनका जो रवैया रहा है काम करने को लेकर, उसको लेकर उनकी खासी पॉपुलैरिटी रही है। और उत्तर प्रदेश के लिए इतना बड़ा विजन सोचना, उसे कर पाना, और फिर जो निवेश है वो इस तादाद में उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित करना, ये किसी सपने से कम नहीं है। एक वक्त था उत्तर प्रदेश को लेकर अलग अलग तरीके का परसेप्शन था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, अपराध को लेकर, लेकिन काम करते करते एक वक्त ऐसा उत्तर प्रदेश में आया, कई सारे उतार चढ़ाव के बीच, कि उत्तर प्रदेश आज उन प्रोग्रेसिव स्टेट्स में गिनती है जो भारत की इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इतना ही नहीं, सिंगापुर और जापान में मुख्यमंत्री के ये सभी दौरे या मीटिंग्स या जो एमओयूज हैं, ये उत्तर प्रदेश के लिए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ आने वाले वक्त में बहुत सुनहरे दिन लाने की तैयारी है। सीधे तौर पर इसलिए इस बात को कहा जा सकता है क्योंकि कई ऐसी प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रीज हैं जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रही हैं। चाहे वो एनर्जी के सेक्टर की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में पराली जलाने पर रोक थी, पराली को लेकर मुकदमे कभी कभी दर्ज हुआ करते थे। कभी ऐसा भी वक्त आया कि तमाम तरीके के अलग अलग संस्थाओं के और सरकार के पहलों के बाद पराली पर पूरी तरह रोक तब भी नहीं लग पाई थी। लेकिन अब उसी पराली से, एग्रीकल्चरल वेस्ट से ग्रीन गैस बनाने की तैयारी, ऊर्जा के क्षेत्र में अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करने की तैयारी चल रही है, और उत्तर प्रदेश एनर्जी के इस दूसरे सेक्टर में कदम रखता जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ उठाया गया कदम है। और जिस तादाद में निवेश उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उससे तो ये बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी लगेंगी जिन्होंने आज तक कभी उत्तर प्रदेश की तरफ रुख नहीं किया, भारत की तरफ रुख नहीं किया था। उनके लिए यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस तरह से तैयार किया गया, इस तरह से अप्रोच उन्हें किया गया कि वो उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित ही नहीं हुए, बल्कि एक लंबा चौड़ा निवेश लाकर अपने उद्योग घराने को यहाँ स्थापित करेंगे, जिससे यहाँ की न सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बल्कि रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। जब वो इंडस्ट्रीज यहाँ स्थापित होंगी, उनको रोजगार के लिए यहीं के एम्प्लॉयज रखने होंगे, बड़े पैमाने पर लोगों को, युवाओं को रोजगार के अवसर खड़े होंगे। तो ये दौरा सीधे तौर पर बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स को लेकर बढ़ावा देने के लिए है। ओडीओपी प्रोजेक्ट्स हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन को लेकर जिस तरह काम चल रहा है, और सबसे बड़ी बात, प्रोग्रेसिव उत्तर प्रदेश जिस तरह टूरिज्म का एक बड़ा हब हो रहा है। मैं एक बात की तरफ इशारा करना चाहूंगा कि पाश्चात्य सभ्यता में या वहां के स्पेन जैसे देशों में टोमाटीना फेस्टिवल होता है, जिसमें दुनिया भर से लोग हिस्सा लेने जाते हैं। लेकिन भारत की कला संस्कृति को एक नई पहचान देना, और राम मंदिर का निर्माण होना, या फिर जिस तरह से धार्मिक सर्किट तैयार हुआ, उसके
बाद उत्तर प्रदेश की तरफ जिस तरह आकर्षण हुआ है पर्यटकों का, वो अपने आप में ना सिर्फ उद्योग को भी आगे बढ़ा रहा है बल्कि बिल्कुल छोटे छोटे अभिषेक, और उद्योगों को, देखिए छोटे छोटे इन्हीं तमाम रेस्टोरेंट। चीजों का, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, और इन्हीं तमाम चीजों का जिक्र हम देख रहे हैं लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जापान और अपने सिंगापुर के दौरे पर भी करते आ रहे हैं। उन्होंने दीपोत्सव का जिक्र किया, उन्होंने महाकुंभ का जिक्र किया, और उसके बाद हमने लगातार देखा कि उत्तर प्रदेश एक धार्मिक पर्यटन नगरी के तौर पर भी उत्तर प्रदेश के कई जिले और खुद पूरा उत्तर प्रदेश किस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लौटूंगी अभिषेक मैं आपके पास। अब एक एक सवाल यहाँ पर मेहमानों से भी मैं जानना चाहूंगी क्या उनका पक्ष है इस पूरे दौरे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के। सबसे पहले संजय श्रीवास्तव जी, चूंकि आप अर्थशास्त्री हैं और आप सीएम योगी आदित्यनाथ के इन जापान और सिंगापुर के दौरे को बहुत बेहतर तरीके से आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या नजरिया है आपका उनके इस दौरे को लेकर? क्या उत्तर प्रदेश में जो निवेश की जो बात कही जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जो दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, वो दावे धरातल पर कितने पूरे होंगे? और सबसे खास बात, जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को, वो आप कितना पूरा होते हुए देख पा रहे हैं? जी अपूर्वा जी, गुड इवनिंग आपको और आपके सभी दर्शकों को। जी। तो जैसा आपने अभी बैकग्राउंड में बोला, जो योगी जी जिस तरीके से सिंगापुर और जापान में ये दौरे किए हैं और ये 11,000 के एमओयू, 11,000 करोड़ के एमओयू सिर्फ आज साइन किए हैं, ये एक रिजल्ट है मेहनत का और एक स्ट्रैटेजी का। तो जैसे आपने बात की, स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है कि 3 एस्पेक्ट पे फोकस करना है। कैसे हमें मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट करवाना है क्योंकि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कैसे सर्विसेज को और आगे बढ़ाना है जिसमें कि बहुत जल्दी ग्रोथ हो सकती है, और तीसरी चीज टूरिज्म और अलाइड सेक्टर। और इन तीनों को इंटीग्रेट करके अगर आप देखें तो जो जापान में ये एमओयू हुए हैं, इसकी सबसे खास बात ये है कि जापान जो है, जापान और जापानीज इन्वेस्टर ये बहुत सोच समझ के साझेदारी करते हैं। तो वो टाइम लेते हैं, सोच कर करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, पर जब एक बार वो ये कमिट करते हैं एमओयू के लिए तो वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है। तो अगर आप उस नजरिए से देखें तो जो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश का बेस है, जो ऑलरेडी जैसे जीडीपी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 10 से 11% की ग्रोथ चल रही है और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है, उस संदर्भ में जो ये आज 11,000 करोड़ के एमओयू हैं, अगर आप देखिए तो चाहे आप कोबोटा लें जो ऑलरेडी एस्कॉर्ट्स कोबोटा की जेवी है, उसके ऊपर बिल्डअप होगा एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जापानीज ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जो ये सारे बड़ी बड़ी मिंडा कॉर्पोरेशन है जो ऑटो एंसिलरीज के लिए। तो ये सारी चीजें क्या करेंगे कि एक एक्सेलरेटर का काम करेंगे। एक ऑलरेडी बेस है, एक गति से समन्वय से ये विकास चल रहा है, उसके ऊपर जब आप ये फाउंडेशन में ऐसे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स डालते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट जब अगले 18 से 24 महीने में एक्चुअली कारगर होंगे तो आप देखेंगे कि जीडीपी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और संघ में जो इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं, ये तीनों लीवर एक साथ पुश होंगे। तो उस हिसाब से जो आज का 4 दिन से ये विजिट चल रही है सिंगापुर और जापान में, पर आज जिस तरीके से ये 11,000 करोड़ की का एमओयू साइन अप हुआ है, मुझे ये एक बहुत ही विकासशील कदम लगता है और मुझे ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमी में यूपी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, बिल्कुल संजय जी, मैं लौटूंगी आपके पास। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश को लेकर जो एक बीमारू राज्य का जो तमगा उत्तर प्रदेश पर लगातार लगा हुआ था वो हट गया है। अब इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश को बिजनेस डेस्टिनेशन के रूप में देख रहे हैं। कितना अहम आप मान रहे हैं जापान और सिंगापुर का ये दौरा? और अगर विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष तो इसे ये कह रहा है कि वो घूमने फिरने गए हैं, क्या ही हो पाएगा, चीजें बस कागजों पर ही रह पाएंगी, धरातल पर नहीं आ पाएंगी। लेकिन धरातल पर भी चीजें उतर रही हैं। जेवर एयरपोर्ट के आसपास की अगर हम बात करें, कई कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट है, इसके अलावा भी कई कंपनीज हैं, टीसीएस है, जो वहां पर अपने जो प्लांट है वो लगा रही है। शैलेंद्र जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए सर।
बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव है और जैसा कि उन्होंने कहा कि हमें रिएक्टिव अप्रोच नहीं बल्कि प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। ये जो सोच है, जी। इस सोच को नमस्कार करना चाहिए हम सभी लोगों को, क्योंकि समस्या के आने से पहले यदि आपने उसका अंदाजा लगा लिया तो आप बहुत सी होने वाले नुकसान से अपने आप को बचा ले जाते हैं। एक बात तो ये। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री के द्वारा, एक सूबे के ही मुख्यमंत्री के द्वारा, चलिए 28 राज्य हैं, तो उनके द्वारा अपने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को, अपने सीनियर मिनिस्टर्स को साथ में लेके जाना और उसको इस तरह से हाईलाइट भी करना, यह शो करता है कि सरकार की, प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शुमार है। जी। तो इसका जो मैसेज जाएगा वो जितना बाहरी लोगों को जाएगा, मतलब उद्योग लगाने वालों के लिए, उससे कहीं ज्यादा यहाँ के उस कॉम्प्लिकेटेड ब्यूरोक्रेट्स और यहाँ के कार्य करने वाले जो हमारे विभिन्न पदों पर आसीन साहब लोग हैं उनके ऊपर जाना चाहिए। यदि उन तक जाएगा तो ये बाहर से जो आकर्षण पैदा करके लोगों को बुलाएंगे वो यहाँ पर रिटेन करेंगे, रुकेंगे। वरना अब तक क्या होता है कि चूंकि शुरू में कांग्रेस की सरकार रहा करती थी, मैं जरा सा बैकग्राउंड देखता हूँ, बाकी तो हमारे इकोनॉमिस्ट महोदय तो बहुत ही जानकार हैं। ये जो अप्रोच है इकोनॉमिक्स का कि कैपिटलिस्टिक अप्रोच होगा या सोशलिस्ट अप्रोच होगा, ये इसकी उससे भी जुड़ा हुआ विषय है। पहले चूंकि सोशलिस्ट अप्रोच ज्यादा थी तो उसमें हर चीज लोगों के वेलफेयर संबंधी ज्यादा होती थी, उनके पुनर्वास संबंधी। लेकिन अभी कैपिटलिस्टिक पूंजीवादी सोच है, तो इसमें बड़े बड़े उद्योग धंधे पूंजीपतियों को बुलाया जाएगा, उन्हीं को हर जगह जमीनें दी जाएंगी, टैक्स माफ किए जाएंगे उनको, बल्कि वो सब रिलैक्सेशन दे दी जाएंगी जिसकी उनको बड़े दिनों से जरूरत है या औद्योगिक नीतियों के तहत उस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं ताकि शोषण न होने पाए यहाँ की जनता का, यहाँ के कामगारों का, उन सब में छूट दी जाएगी। उसके पीछे रीजन ये होता है कि गरीबी का दुष्चक्र है, उसको तोड़ने के लिए कहीं न कहीं से हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, और पूंजी या तो लोन के तौर पर लें और या तो इस तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर लें। ये उसी का एक प्रयास है और इसको वेलकम करना चाहिए, लेकिन ये जानते हुए कि हमारी जो 70% आबादी एग्रीकल्चर पर बेस्ड है, हमको उसको कहीं से पीछे नहीं होने देना, न तो नेग्लेक्ट फील कराना है। हाँ, ये जरूरी है कि हम इसको भी ले आए ताकि ये दुष्चक्र टूटे, और इसमें एक अच्छी कोशिश है, इसको हमें इसकी सराहना करनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा हाइप भी नहीं करनी चाहिए कि पता चला जो हमारा बेस है वही गड़बड़ा जाए। और जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज ने उसमें रुचि दिखाई है वो बड़ी बात है। मुख्यमंत्री का जाना, मुख्यमंत्री एक राजनीतिक और धार्मिक बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं, बिल्कुल, लेकिन उनसे हम उम्मीद शैलेंद्र नहीं जी, करते इसे हम इवेंट मैनेजमेंट तो नहीं कह सकते ना, जो विपक्ष की भाषा में इसको इवेंट मैनेजमेंट तो नहीं कह सकते हैं। इनिशिएटिव है, ये सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है और उसे कॉन्फिडेंस देने की कोशिश होगी। ये अपने सरकार के जो नुमाइंदे जो क्रियान्वित करते हैं, ये उनके लिए एक संकेत है कि आप कृपया बिजनेसमैन को, व्यापारियों को मुनाफाखोर या बेईमान मत समझिए, मुर्गा मत समझिए, बकरा मत समझिए। आप उनको वेलकम कीजिए, क्योंकि आपका मुख्यमंत्री बाहर दूसरे देश में जा करके मिन्नतें कर रहा है कि आइए हमारे पैसे लगाइए। ये बात यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को भी समझाने की बेहद आवश्यकता, शायद ये मैसेज जाएगा। बिल्कुल, ये जो पॉइंट आपने उठाया है शैलेंद्र जी, मुझे लग रहा है ये पॉइंट हर किसी को समझने की जरूरत है कि अगर आपका मुखिया, आपका मुख्यमंत्री अगर दूसरे देशों में जा रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में आप निवेश करें, आप कंपनियां स्थापित करें, भले उनकी सरकार रहे ना रहे ये कोई नहीं जानता, चली भी जाएगी या रहेगी भी, लेकिन फिर भी जो एक इनिशिएटिव यहां पर उठाया जा रहा है, मुझे लगता है कि इसकी तो यहां पर एक एप्रिसिएशन विपक्ष की तरफ से भी बनती है। अशोक तिवारी, जब मैं आपसे ये चीज समझूंगी, अतुल जी माफी चाहूंगी, थोड़ा वक्त लग रहा है आपके पास आने के लिए, लेकिन मैं चाह रही हूं कि एक बार सबके रिएक्शन आ जाए, फिर मैं यहां पर आपका रिएक्शन लूंगी। अशोक तिवारी जी, इसको बार बार इवेंट मैनेजमेंट क्यों कहा जा रहा है? अभी आपने शैलेंद्र जी को भी सुना, आपने अभी संजय जी को भी सुना। जब हम देखते हैं समाजवादी पार्टी का, जब हम पिछला बैकग्राउंड देखते हैं, एफडीआई के तौर पे कभी उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ पाया, कभी वो शीर्ष पर नहीं आ पाया, लेकिन आज जब मुख्यमंत्री इनिशिएट कर रहे हैं विदेशी निवेशकों को, जब ये एक रेड कारपेट बिछा के एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको अगर दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो फिर विपक्ष को मुझे लगता है कि सर यहां तो कम से कम एक मत हो जाने की जरूरत है। देखिए मैम,
अपूर्वा जी, हम ऐसे ही नहीं कह देते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट, आपने एक शब्द में कह दिया, ऐसे ही तो कोई कह दे, जनता मान भी नहीं लेगी हमारी बात। अगर हम ऐसे ही बोल देंगे कोई बात को, जनता क्यों मानेगी? जनता के जब समझ में आएगा तब तो मानेगी हमारी बात को। आज 2017 सरकार है और एक नहीं अनेकों MOU साइन किए गए हैं, तमाम समिट हुई, तमाम प्रयास किए गए हैं। अब किस तरह से किए गए हैं तो सरकार ही जानती है। सच्चाई ये है कि सभी मोर्चों पर अब समिट की बात हो रही है, निवेश की बात हो रही है, तो उसी पर बात करूंगा। जाहिर है, जब आखिर हमारे MOU साइन होते हैं, धरती पे क्यों नहीं उतर पाते हैं, इस बात का मंथन नहीं किया गया। इस बात को सरकार ने समझा नहीं ठीक से कि हम साइन तो करते हैं, क्यों नहीं उतार पाते हैं। क्योंकि हमारा माहौल नहीं होता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का माहौल अफरा तफरी का है। इस माहौल में कोई भी निवेशक अपना निवेश को उतारना नहीं चाहता है, साइन कर देता है, लेकिन माहौल नहीं मिलता उसको। जब उसको शासन का माहौल ही कमजोर दिखाई पड़ता है। हमारा बजट आप देख लीजिए, जब बजट तक हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि बजट 9 लाख करोड़ से अधिक का बजट का हम जो है पीठ ठोकते हैं अपनी। और आज बजट का खर्चा कितना कर पाते हैं? 36% हम ग्राम विकास पर खर्च करते हैं। हमारा विकास कितना पीछे है। ग्राम विकास एक महत्वपूर्ण दर्जा है, महत्वपूर्ण विभाग है, इसमें 36%, 50% से काफी नीचे। आज 57% कृषि पर कर पाते हैं, आधे से थोड़ा सा अधिक। आज 58 कुछ % हम खर्च कर पाते हैं स्वास्थ्य पर। आज 58 कुछ % हम पशुपालन पर खर्च कर पाते हैं। आज 53% हम महिलाओं के विकास पर खर्च कर पाते हैं। आज हालात क्या से क्या है कि हमारी गति कितनी धीमी है। यही जो बात कर रहे थे भाई साहब, अभी प्रशासन की बात कर रहे थे कि जाग जाएगा प्रशासन। प्रशासन तो हमेशा जागने की बात करते हैं, लेकिन सोता रहता है, निकम्मा रहता है, काम कम कर पाता है। क्योंकि इसका जो वाहक है, जो मुख्यमंत्री है, वही जब मजबूत नहीं है, वही कमजोर दिमाग से काम करता है, उसका शासन ठीक नहीं रहता है, तो प्रशासन भी अपना बेलगाम होता है, वो भी काम नहीं कर पाता है। आज हमारी गति बहुत धीमी है, विकास की गति बहुत धीमी है। ये हमारा बजट शो करता है। सच्चाई ये है कि जब हम काम आज आखिरी दिनों में गए हैं, लास्ट आवर्स है, सरकार का आखिरी पल चल रहा है, इसमें 27 में सरकार वापस भी नहीं आनी है। आज इस हालात में खाली पर्यटन की दृष्टिकोण से गए हैं कि एक बार तो विदेश घूम लें, दौरा कर लें, MOU साइन करेंगे, धरती पे उतरने नहीं है। माहौल आप दे नहीं पाएंगे उत्तर प्रदेश में, और वो धरती पे उतरेगा नहीं। FDI बात करेंगे कि FDI का पैसा धरती पे नहीं उतरेगा, काम नहीं होगा, तो सब सारा जाना आना बेकार हो जाएगा। इसीलिए हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा है कम से कम क्योटो घूम लीजिए। प्रधानमंत्री की बड़ी इच्छा थी कि वाराणसी को क्योटो बना दिया जाए, तो आप उस दिशा में काम करिए। वहां गए हैं, जापान गए हैं, तो क्योटो भी हो लीजिए। देखिए क्या कमी रह गई हमसे बनारस में। बनारस में क्यों इतनी गंदगी है, क्यों स्वच्छता नहीं है बनारस में, बनारस क्यों इतना पीछे है। वाराणसी में मेट्रो भी नहीं दे पाए आप। मेट्रो हमने प्रस्तावित किया था, आप मेट्रो नहीं चला पाए। प्रधानमंत्री का जो क्षेत्र है, आप कितना विकास के पीछे हैं, विकास की बातें नहीं करते हैं, बटने कटने की बातें करते हैं। अंत में आप सनातन पर प्रहार कर देते हैं, शंकराचार्य जी का घोर अपमान करते हैं, बटकों का अपमान करते हैं। चलिए ठीक है अशोक तिवारी जी, मैं आऊंगी आपके पास है। और अब रिएक्शन यहाँ पर अतुल गहलोत जी का, लेकिन उसके पहले देखिए कुछ आपने फैक्ट और डेटा की आपने बात करी, तो कुछ डेटा हमारे पास भी है। पहले तो सबसे पहले ये बता दें कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अगर हम उनका पूरा 17 साल का एक रिकॉर्ड अगर उठाकर देखें, जब तक वो उत्तर प्रदेश में थे, 3000 करोड़ के FDI मिले थे। यानी ये करीब 17 सालों में इतना निवेश आया था कि जो बहुत कम और बहुत सीमित स्तर का था। अब बात बीजेपी की करते हैं 2017 से लेकर अब तक, खास तौर पे 2019 के बाद निवेश को लेकर जो एक रफ्तार उत्तर प्रदेश ने पकड़ी है, उसके बाद से अब हम यहाँ पर बात करें तो लगभग 22 से 23 हजार करोड़ से अधिक तक जो FDI है वो पहुंच चुका है। और 2025 से 26 अप्रैल से लेकर सितंबर तक अकेले 5,963 करोड़ का FDI उत्तर प्रदेश में आया है। ये मुझे लगा ये चीज संजय श्रीवास्तव जी अब बहुत बखूबी ये चीज समझ पाएंगे। तो बीजेपी शासन में FDI की जो मात्रा है वो सपा के दौरान से बहुत ज्यादा नजर आ रही है। 17 साल का एक तरफ हम समाजवादी पार्टी का शासन देख लें और दूसरी तरफ हम बीजेपी का देख लें। अतुल गहलोत जी, एक तरफ कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो चीजें वो वहां पर MOU साइन कर रहे हैं वो धरातल पर नहीं आ पा रही है। ऐसा क्यों विपक्ष को ये लग रहा है? अपूर्वा जी, मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश ही नहीं विश्व भर के देशों में उनकी लोकप्रियता है।
आप देख रहे, उनका सिंगापुर का दौरा लगा, 1 लाख करोड़ का MOU साइन हो गए। उनका जापान का यात्रा का पहला दिन था, 11,000 करोड़ के MOU साइन हो गए। अपूर्वा जी, मैं सुन रहा था सपा के प्रवक्ता जी, मैं इसीलिए सबसे लास्ट में अतुल जी मैं आपके पास आई, मैं चाह रही थी कि आप पूछना एक बार चाहता हूँ, सबको सुन ले। जी, सरकारों में MOU साइन नहीं होते थे अपूर्वा जी। इनकी सरकारों में क्या होता था, जो गवर्नमेंट की गाड़ी कमाई को सफाई में, लड़कियां नचाने में ये लोग लगा देते। उनकी एनर्जी, इनकी सरकार की एनर्जी उन चीजों में थी। हमारी एनर्जी यदि है हमारी सरकार की, तो हमारी सरकार की एनर्जी है कि बाहर से निवेश लेके आए उत्तर प्रदेश में, जिससे कि यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध हो सके। अपूर्वा जी, आपने देखा, ये कह रहे थे कि कौन सा धरातल पोतरा। मैं पूछना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं आपको, आप जेवर एयरपोर्ट के आसपास देखिए कितनी बड़ी बड़ी कंपनी आके वहां निवेश कर रही हैं और वो अपना प्रोजेक्ट चालू कर रही हैं। आप कैसे कह सकते हो कि धरातल पे नहीं चल रहा? हमारी सरकार में जितने भी MOU साइन हुए हैं वो धरातल पे कार्य कर रहे हैं। अब आपने देखा कि हमारे मुख्यमंत्री जी की कितनी लोकप्रियता है, उनका रोड शो हुए हैं, 3 अपूर्वा जी रोड शो हुए हैं उनके। एक बड़ा रोड शो उनका सिंगापुर में हुआ है, दूसरा टोक्यो में हुआ है, तीसरा जापान में हुआ है। अपूर्वा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये समाजवादी पार्टी के लोग ये अच्छे को अच्छा नहीं कह सकते। ये कह रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी कमजोर है। अरे ऐसा मुख्यमंत्री आज तक भारत के इतिहास में हुआ नहीं है। आप कमजोर की संज्ञा मत दीजिए। पहले आपने वो समय भी देखा है अपूर्वा जी, जिस समय यहाँ निवेश करने से व्यापारी कतराते थे। आप विश्व की तो बात छोड़ दीजिए, इंडिया में रहने वाले लोग, भारत में रहने वाले लोग ही व्यापार नहीं करते थे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल था, लूट का माहौल था, भ्रष्टाचार का माहौल था, माफिया राज था, गुंडा राज था। ऐसी प्रतीत होता था अपूर्वा जी उस समय। आपको अवगत करा देना चाहता हूं, हमारी माताएं बहनें भी नहीं निकल सकती थी उस समय, शाम के समय। तो उस समय इन्होंने, ये लोग अपनी सरकार में व्यापारियों को सुरक्षित माहौल नहीं दे पाए। आज वही कारण है कि इनकी सरकारों की तुलना, आज इनकी जो सरकार है वो बिल्कुल, मैं समझता हूं कि योगी सरकार 100% जहां काम कर रही है, ये 0.9% भी बिल्कुल काम नहीं कर पाई अपनी सरकार में। अपूर्वा जी, इनको दुख होता है। इनको क्यों दुख होता है? क्योंकि इन्होंने अपनी सरकारों में माफिया का कब्जा था व्यापारियों की जमीनों पर। अपूर्वा जी, मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसा उत्तर प्रदेश में माहौल था, व्यापारी व्यापार नहीं कर सकते थे, वो उत्तर प्रदेश को छोड़कर जा रहे थे, पलायन कर चुके थे। अपूर्वा जी, आज हमारी सरकार यदि उत्तर प्रदेश में देश भर के लोग व्यापार करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, देश ही नहीं विश्व भर के लोग उत्सुक है उत्तर प्रदेश में व्यापार करने के लिए, तो इनके पेट में क्यों दर्द होता है? अपूर्वा जी, ये माता बहनों को सुरक्षा नहीं दे पाए उस समय, व्यापारी को सुरक्षा नहीं दे पाए। ये आज बहुत लंबी बातें करते हैं, योगी जी को कमजोर बताने का काम करते हैं। और मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ अपूर्वा जी, ये उस प्रकार के लोग हैं, अभी हिंदू मुस्लिम लेके आए सपा के प्रवक्ता। मैं बताना चाहता हूँ अपूर्वा जी, इनकी जो मानसिकता है वो हिंदू मुस्लिम पर टिकी हुई है। ये विकास नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इन्होंने विकास नहीं किया, इन्होंने तो लूट मचाने का काम किया। उत्तर प्रदेश की गाड़ी कमाई। ठीक है अतुल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास। अब एक सवाल यहाँ पर मेरे सहयोगी अभिषेक से, क्योंकि अभिषेक, अगर हम डेटा की बात करें, बैकग्राउंड की बात करें, समाजवादी पार्टी वर्सेस अगर हम बीजेपी की यहाँ पर बात करें, तो समाजवादी पार्टी का जो दायरा था वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा तक ही था। उसमें भी अगर हम यहाँ पर देखें तो बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं वो नहीं स्थापित हो पाई थी। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक समाजवादी पार्टी का रहा है। विदेशी निवेश की तो हम बात ही छोड़ दें, कोई नॉर्मल जो कंपनीज हैं वो तक नोएडा या ग्रेटर नोएडा से आगे या फिर पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो नहीं बढ़ पाई। अपूर्वा जी, इनकी सरकार बिल्कुल आप अतुल जी पूरा माफिया राज था। अतुल जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अतुल जी अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं आऊंगी आपके पास। एक सवाल अभी मेरे सहयोगी अभिषेक से है, उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। जी अभिषेक। देखिए, अगर इस तरह का फ्यूचरिस्टिक अप्रोच या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी
निवेश की बात करें और उसको लाने के लिए की गई पहल की बात करें तो ऐसा तो शायद उत्तर प्रदेश में ही पहली बार हो रहा है। और कोई मुख्यमंत्री इस तरह की अप्रोच रखकर इस तरह से काम करने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले वक्त में जो पीढ़ियां हैं उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो उसका फायदा कई गुना उठा पाएंगे आने वाले कई सालों के बाद तक। तो ये तो अपने आप में एक अलग तरीके का काम हो रहा है जो उत्तर प्रदेश में इससे पहले राजनीतिक तौर पर कभी सोचा नहीं गया, कभी किया नहीं गया। तो इस बात को तो बिल्कुल मानना ही पड़ेगा कि हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरह का अप्रोच करने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश में बन रहे प्रोडक्ट्स ब्रांड वैल्यू के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उतने ही नाम कमा पाए जितना देश में नाम है उनका। और उत्तर प्रदेश के ओडीओपी प्रोजेक्ट्स के साथ इस तरह का व्यापार बढ़ाना और उसके साथ इनको जोड़ना, यहाँ के स्टार्टअप्स को जोड़ना, ये अपने आप में एक बहुत फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की पहल है जिसका फायदा उत्तर प्रदेश को हो रहा है। यहाँ के रॉ मटेरियल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही है, यहाँ के रॉ मटेरियल के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई गुना दरवाजे खुल रहे हैं, निवेशक बढ़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे भी कुटीर उद्योग थे जो खत्म होने के कगार पर था, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट था वो इस कदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मांग थी, लेकिन उसके बावजूद वो कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे उत्तर प्रदेश में। उसको आगे बढ़ाना और फिर उनके दम पर उत्तर प्रदेश का जो रास्ता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खोलना और अंतर्राष्ट्रीय दरवाजे खोलना निवेश के, ये अपने आप में एक बहुत फ्यूचरिस्टिक अप्रोच थी मुख्यमंत्री की, जिसको लेकर वो कई साल तक प्लानिंग कर रहे थे, काम कर रहे थे अंदरूनी स्तर पर, जिसका फायदा आज होता नजर आ रहा है कई सालों बाद। बिल्कुल, अभिषेक, मैं लौटूंगा आपके पास। संजय श्रीवास्तव जी, बार बार यहाँ पर देखिए जिक्र फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की हो रही है, यानी भविष्य की संभावनाओं को यहाँ पर बखूबी देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, जब से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, थोड़ा सा राजनीतिक सवाल ये हो जाता है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है, हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए जोर दिया गया है। किसी भी प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती क्या मायने रखती है निवेशकों को लुभाने के लिए, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर होना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है? जी अपूर्वा जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर जब देखेगा, आप सोचिए कि जब इन्वेस्टर एक नया प्लांट लगा रहा है या मैन्युफैक्चरिंग या अपनी नई फैक्ट्री लगा रहा है, तो वो कम से कम 30 से 99 साल का इन्वेस्टमेंट मिनिमम है। मिनिमम लीज पे साइन करेगा तो शायद 25-30 साल का, और आउटराइट साइन करेगा तो 99 साल का। तो जब वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है, तो जो की सवाल होते हैं उनके माइंड में, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या क्वालिटी होगी जिससे कि कितना इजी होगा मुझे ऑपरेट करना, लॉ एंड ऑर्डर कितना स्मूथ होगा जिससे कि मैं डे टू डे सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस कर सकूं, जो एंसेलरी सर्विसेज हैं, चाहे वो रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, कितना इजीली मुझे अवेलेबल होगी जिससे कि मेरा ध्यान उन सब चीजों पे ना जा पाए। कैस्केड मैन पावर अवेलेबल होगी जो ये इंश्योर करेगी कि जैसे जैसे मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ नेसेसरी स्किल मैन पावर अवेलेबल है। आपने, अभिषेक जी ने भी बात करा, जैसे बहुत सारी एमएसएमईज हैं, तो जब कोई भी लार्ज कंपनी आती है संग में, उसकी वजह से बहुत सारे एमएसएमईज का सप्लायर नेटवर्क भी बढ़ता है। तो इस पूरे क्षेत्र में जब एक ओवरऑल व्यू लेता है कोई भी कंपनी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक पावर, रोड एंड अदर एमिनिटीज एंड स्किल डेवलपमेंट, ये 4-5 की चीजें होती हैं। और दूसरी चीज, जैसे अभिषेक जी ने बात करी कि इसको प्लानिंग और एक्चुअली ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है। तो जैसे यूपी ने भी 2023 में एफडीआई फॉर्च्यून 500 पॉलिसी अनाउंस की, और इसमें से काफी पहलू ऑलरेडी कवर करे। तो जब कोई भी कंपनी अब आज आएगी, तो सिर्फ कंपनी के पास चॉइस है, कंट्रीज में मल्टीपल कंट्रीज, और जब इंडिया में आएंगे तो मल्टीपल स्टेट्स। तो स्टेट में भी यूपी को compete करना है जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड स्टेट्स हैं, चाहे साउथ इंडिया के हों या वेस्टर्न इंडिया के हैं। तो इस वजह से आपको ये देखना पड़ेगा कि इन सब पहलू को देखते हुए जिस तरह से यूपी का ये एक्सेलरेशन हो रहा है, ये एक पॉजिटिव कदम है।
और कंपनीज ये तभी इन्वेस्ट करती हैं, तभी कमिट करती हैं अगर उनको ये कॉन्फिडेंस होता है कि जो आज हमें कमिटमेंट दिया जा रहा है वो लॉन्ग टर्म में कमिटमेंट रहेगा। और जैसे पहले भी बात की, सिर्फ हालांकि नोएडा वगैरह में पहले से ही मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह डेवलप हो रहा था, पर अगर आज आप देखें तो जो एरिया है काफी ज्यादा बढ़ गया है। अभी यमुना एक्सप्रेसवे में डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर्स वगैरह की बात हो रही है, लखनऊ और दूसरी जगह फार्मास्यूटिकल्स, आईटी की बात हो रही है, नया डिफेंस कॉरिडोर की बात हो रही है। तो अगर ये सारी जो हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है यूपी में, और ऑलरेडी कंपनीज आ गई हैं, एग्जिस्टिंग कंपनीज एक्सपैंड कर रही हैं, इन्हीं सब पहलुओं को देखते हुए जापान जैसी कंपनी जो, और जापान में जितनी भी कंपनीज हैं वो हमेशा उनका आउटलुक बहुत ही कंजर्वेटिव होता है। बिल्कुल संजय वो जी। काफी जी। सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है टाइम संजय लेते जी, हैं, मैं और आऊंगी एक बार आपके पास commit करते वापस। हैं। ठीक है, आपको बीच में रोक रही हूँ। शैलेंद्र जी, देखिए अभी आपने बैकग्राउंड की बात करी, हम समाजवादी पार्टी का भी बैकग्राउंड देखें, हम बीजेपी का वर्तमान अगर हम देखें तो अभी जैसा कि मैंने जिक्र किया 17 सालों में भी एफडीआई उतना मजबूत नहीं हो पाया उत्तर प्रदेश का। अभी जैसा कि संजय जी भी कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी वही सर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इसके आगे वो बढ़ नहीं पाई। कंपनीज की भी हम बात करें तो कोई बहुत बड़ी कंपनी की लिस्ट यहां पर नजर भी नहीं आ रही है। फिर इसको इवेंट मैनेजमेंट, जिस तरह से समाजवादी पार्टी कह रही है, विपक्ष लगातार इसको इवेंट मैनेजमेंट कह रहा है, क्या विपक्ष देखना नहीं चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से विकास हुआ है, या फिर वो देखकर अनजाने बन रहे हैं? शैलेंद्र जी। देखिए, विपक्ष का काम तो यही है कि वो बिल्कुल किसी सरकार की किसी भी नीति का, नियम का ठोक बजाने वाला काम करे कि अरे सही में तैयार हो, सही में चाहते हो, तो ये झूठ बोल रहे हो। ये उस तरह का टोन हो सकता है, लेकिन विपक्ष का होने का मतलब ये भी नहीं कि आप हतोत्साहित करिए, क्योंकि हम सभी लोग एक ही बोट पर सवार हैं। मान लीजिए नदी है, उसमें नाव है, हम सब उस पे हैं। एक का काम ये देखना है कि कहीं ऐसा ना हो ज्यादा तेज चप्पू मारने के चक्कर में लहर के अंदर चली जाए नाव, तो वो रोकता रहे, और दूसरे काम में चप्पू मार के गाड़ी आगे बढ़ाता रहे, लेकिन हौसला न गिरने पाए। इस बात का बस थोड़ा सा ध्यान व्यवहारिक तौर पर रखना चाहिए। बाकी कई चीजें रहती हैं, वो बुराई नहीं करेंगे तो उनको मौका नहीं मिलेगा, तो पता चला इस चक्कर में हर चीज की बुराई होने लगती है। और जो वो भी जो सत्ता पक्ष है वो हर चीज में हेकड़ी दिखाने लगता है, या हमारी सरकार है, तुमको हमारे मन मर्जी से रहना है, जो करना जाए कर लेना। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, जैसा माइंडसेट होता है उस तरह से आदमी व्यवहार करता है। बस यहाँ पर ये सोचने का विचार है कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो हमारी तरफ से, और देश का जो सत्तारूढ़ पार्टी का मुखिया है, अगर वो अपनी पूरी टीम लेकर के गए हुए हैं और वो वहां पर सबको आश्वस्त कर रहे हैं कि आप आइए हमारे यहाँ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करिए और हम आपको सपोर्ट करेंगे, हमारे यहाँ बहुत सुविधाएं हैं। उन्होंने यहाँ की बड़ी आबादी को एज ए रिसोर्सेज वहां पर प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अलग अलग संस्कृति भी है, वो भी हमारे लिए एक प्लस का काम करती है। वो ये भी बता रहे हैं हमारे पास 75,000 एकड़ का लैंड बैंक है, और उससे आपको कहीं फैक्ट्री वगैरह बड़े स्तर पर लगाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इनडायरेक्ट में दरअसल वो उनको वो चीजें बता रहे हैं जो चीजें किसी इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए आवश्यक होती है। तो लैंड बैंक का मतलब आपको जगह मिल जाएगी, सस्ते में हम दे देंगे, एमओयू करिए, आइए लगाइए पैसे। और बड़ी आबादी का मतलब ये है कि आपको मैन पावर मिल जाएगा। अब ये मैन पावर है तो यहाँ पर, लेकिन बड़ी समस्या है अपने उत्तर प्रदेश और बिहार साइड में। देखिए मैन पावर बहुत है, माइंड सेट एकदम समझ लीजिए बहुत अच्छा नहीं है। चाहते हैं बैठे बिठाए काम हो और दूसरा आदमी हमारे एहसान ले, काम नहीं करना चाह रहे। थोड़ा सा एक माहौल उस तरह, नेतागिरी ज्यादा है, अप्रोच ज्यादा लगाएंगे। 4 दिन दौड़ेंगे नेता के पीछे, लेकिन 4 दिन जो है टाइम से आके हॉस्पिटल में लाइन नहीं लगा लेंगे। उनको लगता है कि ये बड़ा धौंस दिखाएंगे। मतलब ये सब भी सही करनी है। लोकतंत्र के चक्कर में, आजादी की लड़ाई में सबको समाहित करने के चक्कर में इतना लोगों को जोड़ लिया है, लोगों की शर्तें मान ली कि लोगों के दिमाग में मोटे तौर पर अगर अदरवाइज मत लीजिए तो खराब हो चुका है। वो नौकरी भी कर रहे तो एहसान जता रहे,
वो कोई बिजनेस भी कर रहा है तो अगर नहीं चली तो वो हर तरह का कुकर्म करने को तैयार है कि इसमें कुछ भी मिला दो और बेच के किसी तरह मुनाफाखोरी करो। अगर बिजनेस चल गई तो इतना पैसा कमा लो कि वो जो मुकेश अंबानी ने कौन सा एक बहुत ऊंची इमारत अपनी बनाई है एंटीलिया, अब उसको बना लो, क्या मतलब ये मजाक है। रहते एक कमरे में वो बनाए उतनी बड़ी 36 मंजिला मकान। ये इस देश में जहाँ लोगों को रहने के लिए आवास नहीं और सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है, ऐसे देश में आप मुंह चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल और अभी बिल्कुल शैलेंद्र जी। चाहिए किसी का छापा पड़ रहा तो 10 करोड़ 11 करोड़ रुपए नगद मिले जा रहे हैं। ये मुझे लगता है ये बहुत ग्राउंड लेवल की समस्या है, ये बहुत ग्राउंड लेवल की समस्या है। निवेश तो आ जाएगा उत्तर प्रदेश में, निवेशक भी आ जाएंगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, सब कुछ बेहतर है, लेकिन वही ना सर कि वो विल पावर अभी लोगों के अंदर जनरेट करने की जरूरत है, और वो जब तक जनरेट नहीं हो पाएगा ना, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी आ जाए, अभी भी लोगों का जो एक माइंडसेट है, जैसा कि आप अभी जिक्र कर रहे हैं, वो नहीं खत्म होने वाला है। अशोक तिवारी जी, क्या अब इस पर आपका रिएक्शन रहेगा? क्योंकि देखिए ठीक है, विपक्ष का काम होता है आईना दिखाना, चीजों को ठोक बजा के देखना कि सरकार जो काम कर रही है, सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे कितने पूरे हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि अभी शैलेंद्र जी ने भी कहा कि बिल्कुल भी मोरल डाउन करने वाला काम विपक्ष ना करे। यही चीज फिर निवेशक अगर देखते हैं कि एक प्रदेश में जब इतनी कॉन्फ्लिक्टरी यहां पर इतनी ज्यादा नजर आ रही है, आपस में ही लड़े जा रहे हैं, तो फिर कैसे होगा विकास उत्तर प्रदेश का? चलिए अभिषेक का एक बार फिर से रुख करते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। अभिषेक, लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि शुरू से सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी बजट भी पेश हुआ है तो बजट में भी हमने देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर एक अलग से जोर नजर आया है। लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार की रही है और सरकार उसमें बखूबी पास होती हुई नजर आ रही है, चाहे माफिया राज खत्म करना, गुंडागर्दी खत्म करना, लोगों से जो हफ्ता वसूली वाली एक राजनीति हमने उत्तर प्रदेश में देखी है, खासतौर पर कई ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां हमने ये चीजें देखी हैं, वो अब तमाम चीजें खत्म हो गई हैं। एक भरोसा निवेशकों को मिल रहा है और वो निवेश करना पसंद कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ बिल्कुल देखिए, जमीनी स्तर पर काम करने की कोशिश लगातार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते आए हैं। उनका अप्रोच भी यही रहा है कि इस तरह की चीजें डेवलप हों जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जो जमीनी चीजों पर काम करती नजर आए और हकीकत में लोगों तक मदद और साथ ही साथ रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, क्योंकि आने वाले भविष्य में हर स्टेट का एक अपना इकोलॉजिकल सिस्टम होगा, इकोनॉमिकल सिस्टम होगा, और आने वाले वक्त के साथ इस बात को सोचना कि उत्तर प्रदेश भी उस इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम का पार्ट हो जो देश को न सिर्फ तरक्की के रास्ते पर, बल्कि उत्तर प्रदेश का वो प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश की वो इकोनॉमिकल सिस्टम आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पॉपुलर हो और जिसकी वजह से उद्योग और व्यापार बढ़े, रोजगार बढ़े, फायदा हो, मुनाफा हो। इस बात को समझते हुए काम किया गया। एक और बहुत अहम बात है कि राजनीति से ये बात थोड़ी इतर इसलिए है क्योंकि राजनीति हर बार फायदे नुकसान के लिए, चुनाव लड़े जाते हैं, हर बार जीत हासिल नहीं होती, लेकिन चुनाव लड़े जाते हैं। लेकिन व्यापार अलग है, बहुत अलग। व्यापार सिर्फ फायदे के लिए किया जाता है और वो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। वो देश जो बहुत सोच समझ लौटूंगी मैं आपके पास, मेहमानों का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं कि क्लोजिंग कमेंट में चाहूंगी सभी मेहमानों से मैं यहां पर लूंगी। सबसे पहले अशोक तिवारी जी, मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, आखिर जब उत्तर प्रदेश की छवि बदल रही है, जैसा कि अभी शैलेंद्र जी ने भी जिक्र किया, बहुत सारी कंपनीज है सर जो उत्तर प्रदेश में आ रही है, निवेश करना पसंद कर रही है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनकी लिस्ट यहाँ पर है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, टाटा हो, अडानी हो, वीवो हो, आइकिया हो, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो बुनियादी ढांचे पर स्थापित हो रही है उत्तर प्रदेश में। फिर क्यों ये चीजें, क्यों विपक्ष को अभी भी लग रहा है कि चीजें धरातल पर नहीं आ पा रही हैं? जी मैम, देखिए, धरातल पर न आने का एक मंथन करना चाहिए सरकार को, क्यों नहीं आ पा रही है अभी। नहीं, ये तो कंपनीज हैं सर, ये तो कंपनीज हैं उत्तर प्रदेश में पहले से हैं। आगे अभी जेवर एयरपोर्ट के पास भी सर कई कंपनीज हैं जिनके प्लांट्स लग चुके हैं, जो मुझे लग रहा है कि 1-2 साल में कंप्लीट भी हो जाएंगे।
आगे भी बोलने देगी जी मैम। जी। अभी संजय, मैं तो बहुत शालीनता से अपनी बात रख रहा हूँ, अब रखने दीजिए जी। ये डिबेट ही शालीनता वाली है, डिबेट कोई बड़ी वैसी नहीं है जी। अभी संजय जी ने बहुत अच्छे से विस्तार से एक एक बिंदु बताए कि निवेशक को क्या चाहिए, निवेशक को क्या चाहिए होता है। निवेशक को रोड चाहिए होता है, निवेशक को जो है एनर्जी चाहिए होती है, पावर चाहिए होता है, निवेशक को अच्छा प्रशासन चाहिए होता है, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए होता है। निवेशक तमाम चीजें जब देखता है तब वो निवेश करता है, तब वो अपने काम को आगे बढ़ाता है, साइन कर लेता है। आपने उसको वादा किया हमारे पास बड़ी जमीन है, हमारे पास सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर इस तरह की चीजें मौजूद हैं जो आपको सुविधा देंगी। आपने बात करके मना लिया, एमओयू साइन कर लिया। अब जब वो आता है, देखता है ग्राउंड पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखता है, वो आपके रोड्स में गड्ढे देखता है, वो जब ये भी देखता है अच्छी तरह से कि हमें एनर्जी कितनी मिल पाएगी, कितनी नहीं मिल पाएगी, हमारा कितना निर्बाध रूप से हम काम कर पाएंगे, तब वो मन बनाता है आगे पूरा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यही तो नहीं कर पा रहे हैं योगी जी। योगी जी इसको कर लेते अगर तो अच्छे खासे एमओयू साइन हुए थे, वो धरातल पे आ जाते। आज माहौल नहीं दे पा रहे हैं, माहौल करेंगे मारकाट का, माहौल करेंगे जो तो है फिर हिंदू सपा मुस्लिम के का, दौरान ये चीजें माहौल क्यों नहीं हो करेंगे पाई अशोक तिवारी जी? में जब जो आप है उंगली जात- उठाएंगे जातवाद का, तो फिर आपसे भी सवाल पूछा जाएगा, सपा के दौरान ये चीजें क्यों नहीं हो पाई? मेरे पास तो सर पूरी लिस्ट है सर, मेरे पास तो पूरी लिस्ट है। लेवल 4 एफडीआई प्रोजेक्ट की संख्या बहुत सीमित थी सपा के दौरान। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित होने की कोई खबर ही नहीं है, खासतौर पर जो विदेशी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। लेकिन एमओयू साइन हो गए, धरती पर कैसे उतरेंगे? एमओयू साइन होना, धरती पर उतरना, वो चीजें अलग बात है सर। मैं तो आपके बैकग्राउंड की बात कर रही हूँ। अच्छे शासन का माहौल देंगे, शासन अच्छा रखेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे, इसका मतलब सपा ये चीज नहीं दे पाई, व्यवस्था देंगे, तभी तो हो पाएगा। इसका मतलब सपा ये चीज नहीं दे पाई, सपा ये चीज नहीं दे पाई, तभी इतनी सारी चीजें अब पूरी हो रही है। समाजवादी पार्टी के समय में जो हुआ उसका रिजल्ट 24 में हमें जनता ने दिया। अरे 24 में जनता के समय में जो आया, रिजल्ट क्या तब हुआ? जनता फिर समझी उसका जब रिजल्ट तो कि जनता कौन को सा आपको युग अच्छा जनता था। को तो आपको 17 में ही 12 देना चाहिए था जो सर। विकास हुए, उसका तो वो रिजल्ट विकास आपको समझ जनता में आया 17 में ही जनता देती के। थी, जनता लेकिन ने इतना 24 इतना में लंबा जनता वक्त को क्यों समझ लग गया में सर जनता को? और 27 इतना लंबा वक्त लग गया जनता को सर, ये भी छोड़ सोचने वाली बात है। हमारी बातों को जनता पे डाल दीजिए आप। सर ठीक है, जनता ने ठीक है, हमें आपकी समर्थन बातों को दिया है। जनता पे डाल दे रहे हैं, आगे लेकिन देखो आपने कहा कि जो हमने किया उसका हमको 2024 में नतीजा देखने को मिला। इतना लंबा वक्त क्यों लग गया सर जनता को समझने में? आप जाते ही नहीं सर उत्तर प्रदेश से। अगर इतना बेहतर काम हुआ होता धरातल पर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ सर, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि बीजेपी ने सब कुछ कर दिया, जो समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई बीजेपी ने सब कुछ कर दिया, या आगे कोई और पार्टी आएगी तो वो नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब आपकी पार्टी थी, एक मिनट अशोक तिवारी जी, एक मिनट, जब आपकी पार्टी थी, आप जो चीजें, आप जो कमियां इस वक्त बता रहे हैं, वो कमी तो तब भी थी ना सर। फिर क्यों नहीं इस तरह से निवेश वहां पर आ पाया? सर पूरी लिस्ट है सर मेरे पास, क्या बात कर रहे हैं? मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित होने की कोई खबर ही नहीं है सर। लेवल 4 का जो एफडीआई प्रोजेक्ट है वो तक नहीं आ पाया उत्तर प्रदेश में। भर्ती घोटाला किया जा रहा है, आज अब आप भर्ती घोटाले पे आ जाएंगे, अब आप भर्ती घोटाले पे आ जाएंगे। चलिए ठीक है। अतुल गहलोत जी से क्लोजिंग कमेंट। अतुल गहलोत जी, देखिए सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है या बीजेपी से अच्छा कोई और पार्टी कर नहीं पाएगी, लेकिन जो कमियां इस वक्त अशोक तिवारी जी बता रहे हैं वो कमी उस वक्त भी थी सर, तब तो नहीं आ पाया ना इन्वेस्टर। कर सके ये लोग, ये ऐसी कोई उपलब्धि नहीं थी इन्होंने जो बखान किए जा सके। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतनी उपलब्धि है कि उन उपलब्धियों से ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इनको बार बार वोट की चोट से इनको जवाब दे रही है। आपने देखा 17 में जवाब दिया, 22 में जवाब दिया, अभी 9 सीटों पर मतदान हुआ, उस पर जवाब देने का काम किया उत्तर प्रदेश की जनता ने। बार बार इनको शून्य पे करके छोड़ रही है, और मैं समझता हूं कि 2027 में कोई इनका अस्तित्व रहने वाला नहीं है। सपा का सुपड़ा साफ है इनके कर्मों के कारण, अपूर्वा जी, इनके कर्मों के कारण, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है इन्होंने माफिया राज को संरक्षण देने का काम किया था, इन्होंने माताओं बहनों को सुरक्षित वातावरण नहीं दिया था, इन्होंने व्यापारियों को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई थी, बल्कि व्यापारियों पर हफ्ता वसूली होने का काम करा था इन लोगों ने। और जो हफ्ता वसूली करते थे पूर्वा जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो समाजवादी पार्टी से ही जुड़े माफिया थे। चाहे मुख्तार ले लीजिए, आतिक ले लीजिए, ये सभी समाजवादी पार्टी द्वारा पोषित व्यक्ति थे। और
आज ये बड़ी बड़ी बात कर रहे थे सपा के प्रवक्ता। मैं पूछना चाहता हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए। आप तो अच्छे कार्य के लिए आप प्रशंसा करो सरकार की। हम यदि कोई बुरा कार्य कृत्य कर रही है तो आप ठीक है, हमारी बिल्कुल अतुल जी देखिए, हम पे निवेश भाषणों से नहीं आता है, भरोसे से आता है। और इस वक्त अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश पर दुनिया भरोसा कर रही है। जापान और सिंगापुर की जो कंपनी है, जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए पूरे देश भर में जानी जाती है, विदेशों में जानी जाती है, वो कंपनीज अगर उत्तर प्रदेश में भरोसा कर रही है, निवेश कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि अब जनता को भी जो भरोसा है उत्तर प्रदेश की सरकार पर, उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर, वो जनता को भी भरोसा होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, सरकार आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जो काम इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष को भी अपना सहयोग करने की जरूरत है। निवेशकों को यह बताने की जरूरत है, यह दिखाने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में भले राजनीतिक तौर पर कितने भी मनमुटाव हो, लेकिन किसी तरह का मनभेद नहीं है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अतुल गहलोत जी, अशोक तिवारी जी, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, संजय श्रीवास्तव जी और हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह। तो देखिए, पहले यूपी में अपराध की खबरें आया करती थी, लेकिन अब निवेशकों की खबरें आ रही है, निवेश की खबर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जिस तरह से दौरा कर रहे हैं जापान का, सिंगापुर का, जापान की कंपनीज निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश में तैयार हो गई है। बिजनेस अब देखा जाए तो एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। बिजनेस डेस्टिनेशन के रूप में जो कंपनीज हैं वो उत्तर प्रदेश को देख रही हैं, उनकी पहली पसंद बन रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो विश्वास भी जनता का और गहरा होता हुआ उत्तर प्रदेश की सरकार पर नजर आ रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ आज की इस चर्चा में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।